स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विक्ट्री में आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पवार। और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के हमारे अन्य महत्वपूर्ण एक और टॉपिक है जिसका नाम है हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ से एचएससी बार बार एग्जाम में 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से उनके बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जब हम हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो आते हैं हमारे 2, ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान हमारे हरियाणा में आते हैं। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो वो हरियाणा में पड़ते हैं 8, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य हमारे हरियाणा में 8 पड़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान 2 पड़ते हैं। और हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो वो होगा हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम। गुरु अपने सभी जो शिष्य होते हैं उनको क्या बनाता है? गुरु अपने सभी शिष्यों को सुल्तान बनाना चाहता है, इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और याद रखना इसकी स्थापना कब हुई? तो 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और किसकी सहयोग से? डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। और इसका याद रखना कि साइबेरियन सारस, ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं साइबेरियन सारस, ठीक है, प्रवासी पक्षी कौन से आते हैं? साइबेरियन सारस। और साइबेरियन सारस के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वो होगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। और अभी हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में एक रेड डाटा बुक में, जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर जो हमारा पक्षी शामिल है उसका नाम है ब्लैक नेक स्टारक हमारा जो पक्षी है, ठीक है, ब्लैक नेक स्टारक पक्षी है जो रेड डाटा बुक में शामिल है। रेड डाटा बुक में शामिल वो पक्षी किया जाते हैं जिनकी जो प्रजातियां है लुप्त होने की कगार पर। ये भी हाल ही में इसको इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखा गया था, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा था। तो रेड डाटा बुक है ना हमारी, ठीक है, रेड डाटा बुक है ना हमारी, वो उसके अंदर ब्लैक नेक स्टारक पक्षी शामिल किया गया है। और इसके अंदर इसलिए शामिल किया जाता है ताकि जो पक्षी हमारा जिसकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो। तो याद रखना अभी हाल ही में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में रहा था। तो याद रखना एक बात और कि साइबेरियन सार्स के लिए भी हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन सार्स के लिए भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, वो है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसको कहते हैं डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी इसी का ही नाम है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी इसी का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। और नेक्स्ट हमारा आता है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, और यह हमारा पड़ता है यमुना नगर के अंदर, यमुना नगर। याद रखना किस नदी पर क्लेश होता है आजकल? तो क्लेश होता है हमारा यमुना नदी, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो क्लेश राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ता है? यमुना नगर के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना जब पूछी जाए तो आपको याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और यमुना नगर से याद रखना कि ऐसी कौन सी तहसील है हरियाणा की जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वो हमारी होगी यमुनानगर तहसील, ठीक है। ऐसी कौन सी तहसील है हरियाणा में जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? और ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा में जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वो होगा हमारा यमुनानगर। और पहले नंबर पर पंचकुला। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो पहला हमारा सही होगा यमुनानगर, अगर पंचकुला ऑप्शन में होगा तो पंचकुला सही होगा, ठीक है। और याद रखना क्लेश राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके अंदर से कौन सी नदी गुजरती है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर से यमुना नदी इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है क्लेश राष्ट्रीय उद्यान की। और यमुना नदी है ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल माना जाता है हमारा यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री
यमुनोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड इसका क्या माना जाता है? यमुनोत्री उत्तराखंड इसका क्या माना जाता है? हमारा उद्गम स्थल माना जाता है यमुनोत्री उत्तराखंड। और ये हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? ये हरियाणा में प्रवेश करती है, ताजे वाला नामक बिराज है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। हथनी कुंड बिराज, हथनी कुंड बिराज, ताजे वाला बिराज या हथनी कुंड बिराज है ना, वहाँ से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। तो याद रखना कौन सी नदी कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है? तो वो है हमारी यमुना नदी, ठीक है। और इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी, ठीक है। और याद रखना कि इसके अंदर एक पाया जाता है जंगली मुर्गे, ठीक है, जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो वो हमारे कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। एक याद रखना इसके अंदर साल व खेर के वृक्ष पाए जाते हैं, साल व खेर के वृक्ष। और एक याद रखना इसके अंदर पाए जाते हैं हमारा भौंकने वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण, ठीक है। भौंकने वाला हिरण हमारा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, इसकी स्थापना 2003। और क्लेश किस नदी पर होता है? तो क्लेश होता है यमुना नदी पर। इस प्रकार याद कर सकते हैं कि कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हमारा यमुनानगर से पड़ता है। और कौन सी नदी इसके बीचों बीच? तो इसके बीचों बीच गुजरती है हमारी यमुना नदी। और यमुना नदी हम कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है हमारी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से। हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर। और यमुनानगर के कहाँ से? ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। हथनी कुंड बिराज नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा। और ये याद रखना कि सबसे बड़ा वन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा होगा कलेश्वर, ठीक है। कलेश्वर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2 उद्यान में कलेश्वर सबसे बड़ा है, और उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्यों की, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की। और वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे पहले आता है छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र वन्य जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य वो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और याद रखना वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भी कौन सा है? सबसे छोटा होगा हमारा छिलछिला। और छिलछिला से याद रखना किस प्रकार याद करेंगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। वहाँ पर कौरवों और पांडवों ने एक दूसरे को छील कर रख दिया था। इस प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना छिलछिला हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। और एक पड़ता है अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा सिरसा, ठीक है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर पड़ता है? सिरसा। और सिरसा से याद रखना इसे कहते हैं वन नगरी, ठीक है, वन नगरी, संतों की नगरी, संतों की नगरी भी किसे कहते हैं? हम सिरसा को कहते हैं। डेरों की भूमि भी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं, ठीक है। संतों की नगरी, डेरों की भूमि भी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना, उसे कहते हैं हरियाली का स्वर्ग, ठीक है, हरियाली का स्वर्ग या पक्षियों का स्वर्ग, ठीक है, ये दोनों कहा जाता है। हरियाली का स्वर्ग या पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, जिसकी स्थापना 1989 के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे सिरसा के अंदर पड़ता है। और याद रखना कि अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो होगा कलेश्वर। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा अबूब शहर, कहाँ पर पड़ता है? सिरसा के अंदर। अबू से याद रखना पिता, अबू कौन होता है? पिता। और जो सिरसा का एक बाबा था राम रहीम, उसको सभी कहते थे पिताजी, इस प्रकार याद कर सकते हैं। और याद रखना कि हमारा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य से याद रखना कि नाहर सिंह स्टेडियम तो हमारा पड़ता है फरीदाबाद, ठीक है, नाहर सिंह स्टेडियम पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है हमारा
रेवाड़ी। याद इस प्रकार कर सकते हैं कि नाकर क्या खानी चाहिए, हमें रेवड़ी खानी चाहिए, नाकर रेवड़ी खानी चाहिए, इस प्रकार याद कर सकते हैं। नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी। रेवाड़ी से याद रखना इसके अंदर पड़ता है रेल म्यूजियम। रेल म्यूजियम हमारा कहाँ पर पड़ता है, रेल म्यूजियम रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर ही पड़ता है। अहिरवाल का लंदन, अहिरवाल का लंदन, ठीक है, अहिरवाल का लंदन भी किसे कहा जाता है, अहिरवाल का लंदन भी रेवाड़ी को ही कहा जाता है, ठीक है, रेवाड़ी को ही कहा जाता है। नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ होगा, रेवाड़ी के अंदर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़, और एक होता है खोल ही रेतान, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों के दोनों पड़ते हैं हमारे पंचकुला, ठीक है, पंचकुला, पंचकुला के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। वीर लोग क्या होते हैं, पंच मारते, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और वीर लोग क्या है, स्थान का भी अंत कर सकते हैं, रेतान से आवाजारी स्थान के, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। पंचकुला से याद रखना कि पंचकुला क्या है, सबसे जो है ना भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, हरियाणा का भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप से याद रखना, भूकंप को किस पर मापते हैं, रिक्टर स्केल पर मापते हैं, रिक्टर स्केल पर, स्केल होगा रिक्टर स्केल, और भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये पड़ता है हमारा कैथल के अंदर, कैथल को कहते हैं कपिल मुनि नगरी, कैथल को कहते हैं कपिल मुनि नगरी। और याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर भी माना जाता है, दोनों की बॉर्डर के ऊपर है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों होगा, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो आपको करना है कैथल, ठीक है। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य होगा हमारा कैथल। इसके बाद आता है हमारा वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह पड़ता है, वीर लोग होते हैं वो जिद्दी होते हैं, जीत कर ही दम लेते हैं, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। जींद, और जींद से याद रखना, जींद को कहा जाता है दूध की नगरी, दूध नगरी, हरियाणा की दूध नगरी होगी जींद। और जींद से याद रखना कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर पाई जाती है, जींद। और गाय सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, सिरसा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और याद रखना कि वीरबारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा कहाँ पर पड़ता है, तो वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा जींद के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे एक आता है चौटाला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, चौटाला वन्य जीव अभ्यारण्य। चौटाला से आपको पता ही होगा कि चौटाला परिवार का संबंध किस जिले से होगा, तो चौटाला वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा होगा सिरसा, ठीक है। चौटाला वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ होगा, सिरसा से याद रखना, सिरसा के अंदर सार सतनाम स्टेडियम है और एक हमारा भगत सिंह स्टेडियम है, ठीक है। सार सतनाम और भगत सिंह स्टेडियम हमारे कहाँ पर पड़ते हैं, सिरसा के अंदर पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं झज्जर के, दो पड़ते हैं हमारे झज्जर, ठीक है, झज्जर के अंदर, झज्जर से याद रखना इसे कहते हैं शहीदों का घर या शहीद भूमि। हरियाणा की शहीद भूमि किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है झज्जर को। वीर भूमि होगी रेवाड़ी, वीर भूमि हमारी कौन सी होगी, रेवाड़ी, वीर भूमि होगी हमारी रेवाड़ी, ठीक है। तो शहीदों का घर या शहीद भूमि झज्जर। और झज्जर से याद रखना इसके अंदर पड़ता है एक तो बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, एक पड़ता है खपड़ावास या खप्परवास। तो जिसके पीछे वास आए उसे याद कर लेना झज्जर, ठीक है, झज्जर होगा, वास वाले दोनों के दोनों झज्जर हो गए, तो याद कर लेना झज्जर के अंदर पड़ता है बिंडावास और खपड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तो सभी हो चुके हैं। अब हम बातें करते हैं कुछ इनसे संबंधित क्वेश्चनों की, ठीक है, जो वन लाइनिंग क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ पर करवाता हूँ। याद रखना हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना 1989 के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। और चंडीगढ़ से याद रखना हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी। और चंडीगढ़ एक यूटी भी, यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है।
तो 1989 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का राजकीय वृक्ष। ठीक है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष की जब हम बात करते हैं हरियाणा की तो वो होगा हमारा पीपल। पीपल हमारा हरियाणा का राजकीय वृक्ष होगा। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है हरियाणा में कौन से सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं? तो वो होगा हमारा सरकंडा। नाम सुना होगा, सरकंडा हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और सरकंडे से याद रखना कि सरकंडे से क्या बनाए जाते हैं? मुंजे बनाए जाते हैं, मुंजे से, मुंजे से बनाई जाती है रस्सी। ठीक है, रस्सी। तो याद रखना सरकंडे से क्या बनाई जाती है? मुंजे। पूछा जाता है चस्सी में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, मुंजे से बनाई जाती है हमारी रस्सियाँ। ठीक है, और एक याद रखना कि मुड्डे भी हरियाणा में कहाँ किस चीज़ से बनाए जाते हैं? तो सरकंडे से। हरियाणा के अंदर मुड्डे बनाए जा सकते हैं। और आपको पता है चस्सी कहाँ से भी सवाल पूछ सकती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी सवाल पूछ सकती है। और याद रखना कि हरियाणा का कल्प वृक्ष, ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछ ले तो हमारा होगा पीपल। अगर कल्प वृक्ष पूछ ले, जिसे हम कहते हैं जांटी या खेजड़ी या खेलडी, अपनी भाषा में खेलडी, हरियाणा की भाषा में खेलडी होगा। और हमारे जो हिसार है उस साइड भी हम खेलडी बोलते हैं, लेकिन किताबों में मिलेगा खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी को माना जाता है हरियाणा का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कौन सा होगा? खेजड़ी होगा। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसके वृक्ष पाए जाते हैं? तो वो हमारा होगा सरकंडा। ठीक है, सरकंडा। और सरकंडे से याद रखना कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरकंडा कहाँ पर पाए जाते हैं, किस जिले में? तो महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरकंडे पाए जाते हैं। और सबसे कम सरकंडे हरियाणा में जींद के अंदर पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ से याद रखना कि कानौड़ का किला कहाँ पर है? हमारा कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। तो याद रखना हरियाणा में सरकंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं झाड़ियाँ, कि हरियाणा में झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। ठीक है, पूछा गया एचएससी में क्वेश्चन कि झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो वो होगा गुरुग्राम के अंदर पाई जाती है हमारी सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ। और गुरुग्राम से याद रखना, इसे कहते हैं सपनों का शहर। हरियाणा का सपनों का शहर कौन सा होगा? गुरुग्राम। और झाड़ियाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम के अंदर ही पाई जाती है। याद रखना कि कीकर, सफेदा और नीम, ये वृक्ष हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कीकर, सफेदा, नीम हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना जींद के अंदर पाए जाते हैं, जींद के अंदर पाए जाते हैं। और झाड़ियाँ सबसे कम जींद के अंदर पाई जाती है, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन एचएससी में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना कि जो कुटीर उद्योग है ना हरियाणा का, कुटीर, ठीक है, कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? तो कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, हमारा कच्चा माल मिलता है सरकंडे से। ठीक है, सरकंडा कुटीर उद्योगों के लिए क्या है? कच्चा माल है। तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कुटीर छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनके लिए कच्चा माल कौन सा है? तो उनके लिए मेन जो कच्चा माल होगा वो होगा हमारा सरकंडा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आपको बताया था मैंने कि जो एक वृक्ष होता है हमारा खेर और शाल, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। एक आता है वृक्ष महुआ, एक होता है जामुन और एक होता है बहेड़ा। ये वृक्ष है ना सबसे ज़्यादा हमारा पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं, मोरनी क्षेत्र में। ठीक है, मोरनी की जो पहाड़ियाँ पंचकुला उसके अंदर पाए जाते हैं महुआ के वृक्ष, जामुन के वृक्ष और बहेड़ा के वृक्ष। इसके बाद हम हरियाणा के कुल वन क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, हरियाणा का कुल वन क्षेत्रफल, तो हरियाणा का कुल वन क्षेत्रफल कितना होगा? हरियाणा कुल वन क्षेत्रफल होगा 1586 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1586 वर्ग किलोमीटर एरिया होगा हरियाणा कुल वन क्षेत्रफल। तो हरियाणा कुल वन क्षेत्रफल होगा 1586। एचएससी एग्जाम में पूछा भी गया था। और यह भी पूछा जा सकता है कि राज्य कितने प्रतिशत भाग पर कितने भाग पर वन पाए जाते हैं? तो राज्य में 3.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। और देश के हिसाब से राज्य में कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? देश के हिसाब से
0.2% पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि राज्य में कितने प्रतिशत वन, तो वो होगा 3.59%। हरियाणा कुल कितना वन क्षेत्रफल है, तो 1586 वर्ग किलोमीटर होगा। यह भी पूछा जा सकता है कि आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना, हरियाणा का आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना है, तो वो होगा हमारा 249 वर्ग किलोमीटर, 249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 249 वर्ग किलोमीटर। झाड़ियों का हरियाणा में कितना क्षेत्रफल होगा, 145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, झाड़ियों का हरियाणा में क्षेत्रफल होगा 145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारा आरक्षित वन क्षेत्रफल होगा 249 वर्ग किलोमीटर। ये सभी क्वेश्चन एचएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, मैं जो आपको करवा रहा हूँ। और याद रखना, हरियाणा में सर्वाधिक वन मैंने बता दिया पंचकुला के अंदर, उसके बाद यमुनानगर। और सर्वाधिक पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक किस तहसील के अंदर, तो तहसील होगी हमारी यमुनानगर, जिला होगा पंचकुला। अगर पंचकुला न हो तो उसके बाद यमुनानगर भी सही होगा। बढ़ते हैं, सबसे कम की बात करते हैं, तो सबसे कम माने जाते हैं सोनीपत के अंदर। ठीक है, सोनीपत के अंदर। ठीक है, सबसे कम वन माने जाते, सबसे कम वन हो गए हमारे सोनीपत के अंदर। ठीक है, और हरियाणा के जो वन है उनको वर्गीकृत किसने किया, ठीक है, उनको वर्गीकृत किसने किया है, हरियाणा के वन को वर्गीकृत किसने किया है, चैंपियन तथा सेठ नामक एक व्यक्ति है। ठीक है, चैंपियन और सेठ दो व्यक्ति है, उन्होंने हरियाणा के वनों को वर्गीकृत किया। कितने भागों में वर्गीकृत किया है हरियाणा के वनों को, चैंपियन व सेठ नामक जो दो व्यक्ति है उन्होंने हरियाणा के वनों को 5 भागों में विभाजित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा में कुछ वन के प्रकार है जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है डाक वन। और डाक वन की जब हम बात करते हैं वो होगा हमारा करनाल के अंदर। करनाल के अंदर होगा हमारा डाक वन। कहाँ पाए जाते हैं, करनाल के अंदर। और नमी वाले शाल वन की जब हम बात करते हैं तो नमी वाले शाल वन, ठीक है, नमी वाले शाल वन वो होगा हमारा अम्बाड़ा। नमी वाले शाल वन की जब हम बात करते हैं अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा से याद रखना इसे कहा जाता है आमों का शहर। आमों का, हरियाणा का जो आमों का शहर वो होगा अम्बाड़ा। ठीक है, नमी वाले शाल वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अम्बाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क पतझड़ वन, अर्ध शुष्क पतझड़ वन वो हो गए हमारे हिसार के अंदर। ठीक है, अर्ध शुष्क पतझड़ हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं, हिसार के अंदर। और शुष्क पतझड़ वन, ठीक है, शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा कहाँ पाया जाता है, शुष्क पतझड़ वन वो याद रखना हमारा जींद के अंदर पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं, जींद के अंदर पाए जाते हैं। और शुष्क मरुस्थलीय वन की बात करें तो वो होगा हमारा महेंद्रगढ़। ठीक है, अमजी महेंद्रगढ़। शुष्क पतझड़, ये जो शुष्क मरुस्थलीय वन हो गए वो हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर होगा। ठीक है, और जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना उसके अंदर वृक्ष पूछ लिया जाए तो उनके उसके अंदर ज्यादातर मिलेंगे आपको साल और चीर के वृक्ष। तो शिवालिक की पहाड़ियां उनके अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको साल और चीर के वृक्ष। याद रखना, सोनसर जंगल कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों के बीच स्थित है। ठीक है, सोनसर जंगल जिसको सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको कहा जाता है सोनसर जंगल, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है, सोनसर जंगल। वो हमारा कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो कैथल सही होगा। ठीक है, तो याद रखना सोनसर जंगल हमारा कहाँ स्थित है, वो हमारा स्थित है कैथल। अगर दोनों ऑप्शन में हो कैथल और कुरुक्षेत्र तो कैथल सही नहीं है, कुरुक्षेत्र सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिरिस्का वन। ठीक है, सिरिस्का वन, सिरिस्कम नाम प्राचीन किसका है, सिरसा का। और सिरिस्का वन भी कहाँ मिलेगा, सिरसा के अंदर। सिरिस्का वन हमारा कहाँ मिलेगा, सिरसा के अंदर। सिरिस्का से याद रखना सिरिस्कम प्राचीन नाम भी किसका है, सिरसा का है। काम्यक वन, ठीक है, काम्यक वन। और अदिति वन, सूर्य वन, ये सभी के सभी वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सभी के सभी वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। और कुरुक्षेत्र का एक उपनाम है तीर्थ राज, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीर्थ क्षेत्र है। ठीक है, तीर्थ क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वन लाइनिंग क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना हरियाणा के अंदर एक और पूछा जाता है कि वन
नीति कब लागू की गई, वन नीति कब घोषित की गई, तो वन नीति कब घोषित की गई 2006 के अंदर पूछा गया था, जेई का एग्जाम हुआ था शायद उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो वन नीति याद रखना कब घोषित की गई 2006 के अंदर हरियाणा के अंदर वन नीति घोषित की गई। और एक परियोजना है कंडी परियोजना और एक अरावली परियोजना। कंडी और अरावली परियोजना किससे संबंधित है, तो वो हमारी होगी वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण से ही संबंधित होगी, ठीक है। कंडी और अरावली परियोजना दोनों की दोनों वृक्षारोपण से होगी। एक पूछा गया था एचएससी कलरक के अंदर, एचएससी कलरक में पूछा गया कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ पर है, तो वो होगा हमारा चहूपुर यमुना नगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर होगा। चौपुर यमुनानगर के अंदर कौन सा होगा, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। एचएससी क्लर्क के एग्जाम में देख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो एक पूछा जाता है कि हरियाणा में जो पर्यावरण न्यायालय है वो किन 2 जिलों के अंदर है, तो याद रखना हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की है, एक तो हमारा हिसार के अंदर और एक हमारा फरीदाबाद के अंदर। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो वो होगा पंचकुला। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे किस जिले में है, तो वो हमारा पंचकुला। वो सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे किस जिले के अंदर है, तो वो हमारा होगा पंचकुला। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।